वेलकम टू माय चैनल डिकोड यूपीएससी। आज से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के वो 24 चैप्टर जिनके बारे में मैंने बताया था कि इन्हीं से 80 to 90% सवाल यूपीएससी प्री में आते हैं। तो इसलिए इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि इनसे जो भी सवाल आए यूपीएससी प्री में वो ना छूटें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का ये पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें 11 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले दिया है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, उसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री थी। तो शुरुआत ऐसे होती है कि जो ब्रिटिश आए थे हमारे देश में 1600 ईस्वी में एज व्यापारी बन के, एज ट्रेडर्स के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी थी, जिनको ट्रेडिंग का राइट मिला हुआ था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश पे कब्जा करना शुरू कर दिया। बहुत सारे और भी दूसरे देशों के, यूरोपियन देशों के लोग भी आए थे व्यापार करने। फिर उनके साथ हम अंग्रेज़ लोग लड़ने लगे और उनको भगाने में सफल रहे, जैसे कि पोर्तुगीज़ या हों या डच, डेनिश, फ्रेंच, वो सबको भगा के एक अधिकार मोनोपोली अपना मतलब हथियार लिया था ब्रिटिश ने और अपना कॉलोनियल रूल शुरू कर दिया था। और जैसे कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ या 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो जो बैटल बक्सर 1764 का बहुत डिसाइसिव था। इसने यहाँ से शुरुआत कर दी थी कि ब्रिटिश लोग अपना मतलब रूल करना शुरू कर दिए थे इंडिया पे, क्योंकि 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी उससे उनको दीवानी राइट्स मिल गया था पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और इससे उनके शुरुआत हो गया था एक टेरिटोरियल पावर का, मतलब एक कैरियर के रूप में उन्होंने कॉलोनियल रूल शुरू कर दिया था। 1857 में जो रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, सिपाहियों द्वारा विद्रोह, उसके बाद लेकिन ब्रिटिश सरकार थोड़ी डर गई थी, थोड़ा उनकी जो गद्दी थी वो हिल गई थी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने कंट्रोल वापस लेके अपने ब्रिटिश क्राउन को ही डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि इंडिया का गवर्न किया जाए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। लेकिन और ये तब तक चलता है जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई, 15 अगस्त 1947 1947 तक। फिर जब आज़ादी मिली तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाना, इतने अलग अलग धर्म जाति के लोगों को एक साथ लेके, तो इसके बारे में सुझाव एक हमारे एम.एन. रॉय थे, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के एक पायनियर थे, प्रणेता थे, पायनियर। उन्होंने पहले ही 1934 में ही एक सुझाव दिया था कि हमारे देश के लिए एक संविधान होना चाहिए, जिसके लिए फिर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई गई थी और 26 जनवरी 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को मिल गया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है उसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो ब्रिटिश रूल से ही, जो ब्रिटिश के द्वारा एक्ट्स बनाए थे उनसे ही लिया गया था। तो इसलिए हम लोग देखेंगे, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो हमको ब्रिटिश के द्वारा जो बनाए गए एक्ट्स थे उनके बारे में जानना ज़रूरी है, जो हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो कंपनी रूल के हिसाब के तहत, जिसमें 1773 से 1858 तक आता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था 1858 में कंपनी रूल ख़त्म करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था कंट्रोल। इसलिए 1858 के बाद से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के तहत जो भी एक्ट्स आए थे वो देखेंगे। तो सबसे पहला है जो कंपनी रूल 1773, जिसको मतलब जो कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये देखा जाएगा तो ये सबसे पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या करने में। पहला कदम उठाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकें। और इसको पहली बार कहा जाता है कि इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू फाउंडेशन आधार डाला था। और इसने जो कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज़ किया था, मतलब बोल रहा था कि अलग अलग आपका पॉलिटिकल फंक्शन ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये है। तो अगर इसमें इसके फीचर्स देखे जाएँ रेगुलेटिंग एक्ट के, तो ये 5 फीचर्स आप देख रहे हैं। पहला तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दिया गया, 4 मेंबर्स जिसमें होते थे उनको असिस्ट करने के लिए। और जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी में दिखता आते जाता है। ये आपके चलिए यूपीएससी में भी एक स्टेटमेंट आ जाए। अब
फिर अगला जो है इस फीचर्स था इसमें कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थे वो उनको भी सबॉर्डिनेट बना दिया गया, उनको भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ही ला दिया गया। पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी सब अलग अलग इंडिपेंडेंट होते थे। तीसरा जो फीचर है वो है कि एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने का प्रावधान इसमें किया गया और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होंगे। इसको कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बनाने का कैलकाटा में प्रावधान हुआ था, प्रोविज़न हुआ था 1774 में। फिर जो कहा गया कि जो कंपनी के जो भी सर्वेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोहिबिट किया गया कि वो किसी अपने प्राइवेट ट्रेड में इंगेज ना हो और ना ही किसी इंडियन नेटिव से सबसे ब्राइब्स घूस वूस ले। और पांचवा ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को और मजबूत किया किस पे, जो कंपनी है उसके जो उसको कहा गया, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया था कि वो सभी जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको उनके बारे में रिपोर्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधे। तो ये 5 फीचर्स थे, इनको याद करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की न्यू दिल्ली फाउंडेशन किया था और इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश करने का एक प्रावधान हुआ था। ये 2 इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छे। इसके बाद आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें भी हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसने कहा कि ये इसमें जो पहला फीचर्स है कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के थे उनको अलग अलग, उनको भिन्न मतलब उनके बीच में अंतर स्पष्ट कर दिया कि ये आपका जो कमर्शियल फंक्शन है ये पॉलिटिकल फंक्शन है। और इसमें एक पहले तो हम लोगों ने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको कहा गया कि आप कमर्शियल अफेयर्स को से मैनेज करें और एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नया बॉडी बनाया गया जिसको कहा गया आप पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करें। इसलिए इसको कहा जाता है कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें एक डबल गवर्नमेंट कैसे हुआ कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए जो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे और दूसरे हो गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको ज़्यादा पावर दिया गया, जो नई बॉडी बनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनको ज़्यादा पावर दिया गया कि वो और भी सुपरवाइज़ कर सकें सभी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस में। तो इसलिए ये एक्ट 2 तरह से इम्पॉर्टेंट है, 2 कारण से कि इसमें सबसे पहली बार जो है इंडिया में कहा गया कि ब्रिटिश के पोजीशंस हैं, ये सब जो टेरिटरीज हैं, ये सब जो क्षेत्र हैं, जो जगह हैं, इलाके हैं, ये सब ब्रिटिश के कब्ज़े में हैं। और दूसरा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ने अपना सुप्रीम कंट्रोल भी कंपनी के ऊपर शुरू कर दिया था। अब आगे जो अगला एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें कहा गया था सबसे पहला स्टेप तो ये लिया गया था, ये फाइनल स्टेप कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन के तहत, क्योंकि जो गवर्नर जनरल बंगाल थे उनको सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो सबसे बड़ा मतलब जो फाइनल स्टेप है सेंट्रलाइज कर दिया गया कि एक ही जगह से इंडिया का पूरा एक जगह से कंट्रोल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा और उनमें सब पावर दे दिया गया सिविल और मिलिट्री पावर्स, इनको समझ लिया आप प्रेसिडेंट की तरह। तो इसलिए जो एक जो ये एक्ट बनाया गया इसमें पूरे इंटायर कंट्री पे जो ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, जो ब्रिटिश के द्वारा कब्जा किया गया था इंडिया में, उनको पहली बार पूरे मतलब कंट्रोल पे आ गया एक ही आदमी के द्वारा जो उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे। तो ये पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो विलियम बेंटिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंस भी है, एक पॉइंट है, फैक्ट है कि ये स्टेट पीएससीज़ के लिए। अगला है कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो अलग अलग गवर्नर थे उनके से उनका लेजिस्लेटिव पावर्स छीन लिया गया और सीधे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाए गए थे उन्हीं को सब पावर दे दिया गया। और अब से जो रेगुलेशंस कहे जाते थे उनको अब सीधे एक्ट्स को कहने शुरू कर दिया गया। जो पहले रेगुलेशन कहा जाता था, रेगुलेटिंग एक्ट्स की तरह जो रेगुलेशन आते थे उनको अब बोला गया अब एक्ट्स कहलाएंगे, चार्टर एक्ट कहलाएंगे। इसलिए अब इनसे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके जो सब कमर्शियल फंक्शन को ख़त्म कर दिया गया और वो पूरे तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक और चौथा इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका है कि इसने प्रयास किया था कि एक ओपन कंपटीशन, जो सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन को शुरुआत किया जाए, लेकिन इसमें इंडियंस और ये भी कहा गया था कि इंडियंस को इसमें ऐसा ना हो कि इंडियंस को भी जगह दिया जाए, इंडियंस को मतलब उनको वंचित ना किया जाए कोई भी ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट पाने में कंपनी के अंदर, मतलब इंडियंस को भी एम्प्लॉय किया जाए, इंडियंस को भी नौकरी जॉब दिया जाए। लेकिन ये जो
प्रोविज़न था, प्रावधान था, ये जो ओपन कंपटीशन सिलेक्शन का सिविल सर्विस का एक मतलब कि प्रपोज़ल रखा गया था, ये सीधे सीधे नकार दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। यहाँ मतलब इसके द्वारा शुरुआत नहीं हुई थी, बस एक कोशिश की गई थी। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिविल सर्विस मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि इसको भी इस एक्ट्स के तहत से लिखा हुआ दूसरा जो फीचर है इसमें लिखा है कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू हो गया था, जो 1833 में कोशिश की गई थी वो नहीं हो पाया था, लेकिन इस 1853 एक्ट से सिविल सर्विस एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू कर दिया गया था। और ये जो मैकॉले कमेटी एक बनी थी, तो उसमें आप देख रहे हैं ये इंडियन सिविल सर्विस पे एक मैकॉले कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1854 में। तो हम लोग कौन सा एक्ट देख रहे हैं 1853, तो इसलिए 1854 में एक मैकॉले कमेटी बनी गई थी। तो सबसे पहले तो ये जो इसमें पहला फीचर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल के, उनको अलग अलग कर दिया गया पहली बार। तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल का जो फंक्शन पहले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक ही होते थे, लेकिन फिर उनको अलग अलग किया गया और इसमें 6 मेंबर्स के नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर को ऐड किया गया इस काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल बनाया गया था। जैसे अभी भी गवर्नर जनरल मतलब प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसी तरह इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐड किए गए। इस अगर देखा जाए तो इसमें एक मिनी पार्लियामेंट की तरह एक नया बनाया गया, क्योंकि और लोग ऐड हुए हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी गई है, तो इसको मिनी पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसने एक नया स्पेशल फंक्शन दिया गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस से रेगुलेट करे पूरे। तो इसमें कहा जा सकता है कि ये एक मिनी पार्लियामेंट बनाने का पहला प्रयास था। और दूसरा मैंने बता ही दिया कि ये ओपन कंपटीशन सिस्टम इसने स्टार्ट किया था, जिसमें मैकॉले कमेटी भी बनाई गई थी और ये इंडियंस को भी उसमें मतलब उनको भी मौका दिया गया कि वो भी सिविल सर्विस में भाग ले सकें। और इसमें जो अगला है फीचर है कि जो तीसरा है फीचर कि कंपनी रूल को इसने अलाउ किया गया कि और बढ़ाया गया और वो अपने इंडियन टेरिटरीज पे कब्जा भी बनाए रख सकते थे। तो लेकिन ये भी कहा गया कि ये उनके कोई मतलब पर्टिकुलर पीरियड उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो कब तक इस देश मतलब इंडिया में रह सकते हैं, कब तक रूल कर मतलब कब ट्रेड कर सकते हैं। बस इसलिए इसका ये सीधे सीधे ये मतलब था कि कंपनी को कभी भी निकाला जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है जब भी पार्लियामेंट चाहे। और इसमें जो सबसे और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये बीच में अब एक कोई भी पॉइंट इससे यूपीएससी में आ जाएगा, तो इसलिए ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सबसे पहली बार जो है कि क्या किया कि इंडियंस को भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स अलाउ किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें जो 6 नए जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर बने थे, ऊपर मैंने पहला पॉइंट में बताया कि 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स बनाए गए थे गवर्नर जनरल काउंसिल के। उसमें जो है 4 मेंबर्स अपॉइंट करना था लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा 4 हो गए ना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इसमें से 4 में से सेलेक्ट करना था लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडियंस को भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मतलब मौका देना था, वो भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स बन सकते थे। तो अभी हमने देखा कि ये वही कंपनी रूल तक, ये जो 1853 तक, फिर उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट 1857 जो सिपाही म्यूटिनी हुआ, तो इससे जो ब्रिटिश सरकार वो डर गई और उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल वापस लिया जाए और सभी कंट्रोल क्राउन को मतलब ब्रिटिश क्राउन को चल जाए, मतलब एलिजाबेथ जो महारानी होती थी, तो अब सीधे वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगा इंडिया पे। तो इसलिए जो एक एक्ट बनाया गया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब जो भी एक्ट आएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आएंगे। पहले चार्टर एक्ट आते थे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम से आएंगे, क्योंकि ये जो कंट्रोल पूरा ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। तो इससे जो पहला फीचर्स था ये था कि इसमें एक पोस्ट बनाया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और वाइस रॉय आप समझ सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट के रूप से, प्रेसिडेंट की तरह जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनको तो वो पहले उस समय के वाइस रॉय कहा जा सकता है। तो सबसे पहले जो वाइस रॉय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। और इसने जो डबल गवर्नमेंट हम लोगों ने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया कि अब कंपनी नहीं है, अब कंट्रोल सीधे किसके हाथ में है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है।
तो एक नया पोस्ट और एक पोस्ट नया क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको आप अभी के पीएम के से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। तो ये 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें जो क्या करने थे, मतलब सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह ये 15 सदस्य का एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन ये जो काउंसिल था वो एक एडवाइजरी बॉडी था, बस उसका काम था एडवाइस देना। और जो ये इसका काउंसिल का चेयरमैन कौन था, सेक्रेटरी होगा, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसने एक और क्या पांचवा जो फीचर है, क्या किया गया कि इसने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को भी बनाया गया, जो एक ये भी पांचवा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इन काउंसिल बनाया जाए। तो इस तरह से देखा जाए कि इसने एक पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थे उसको इम्प्रूव किया इंडिया में, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन डर गई थी कि उनका जो रूल है वो थोड़ा मतलब संकट में है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ ये सॉरी जो रिवॉल्ट 1857 हुआ था उसने बुरी तरह से डरा दिया था वो ब्रिटिश सरकार को। तो अब आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909। तीन काउंसिल एक्ट्स आए थे 1861, 1892 और 1909। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से इस बार सवाल आए हैं यूपीएससी 2021 में। जैसे अगर 1861 का सवाल देखा जाए तो पोर्टफोलियो सिस्टम दिख रहा है एक आपको चौथे नंबर फीचर्स पे। ये पोर्टफोलियो सिस्टम से यूपी पीसीएस में सवाल आया था। उसी तरह 1892 जो इन काउंसिल एक्ट है और 1909 काउंसिल एक्ट है। 1909 काउंसिल एक्ट को तो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इस तरह को मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो आगे देखेंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं 1861 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट। ये कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि इसने शुरुआत की ये थी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का, मतलब इसमें इंडियन को भी मौका दिया गया कि वो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी, मतलब उनको भी वो भी अपना योगदान दे सकें, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाने लगा कि लॉ देश के लिए जो कानून बनाए जाते थे, जो अंग्रेज़ पहले बनाते थे, वो अब इंडियंस भी बनाए जाएंगे, तो इसलिए इंडियंस में भी हम वो भी हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या किया गया कि कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट किया गया कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह रहेंगे वो इंडियंस, मतलब उनके पास ज़्यादा पावर नहीं रहेगा, बस नाम के रहेंगे। तो इसलिए 1862 में जो है लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जो 3 इंडियंस कौन थे? बनारस के राजा थे, राजा बनारस। पटियाला के राजा थे, महाराजा पटियाला। और सर दिनकर राव। तो ये 3 लोग थे जिनको ये 3 इंडियंस को भी मतलब नॉमिनेट किया गया कि वो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी दें। अगला जो इसमें था कि इसने पहले तो हम लोग देख रहे थे कि सेंट्रलाइजेशन करने का शुरुआत हुआ था और 1833 तक सेंट्रलाइज कर दिया गया था। कैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे 1833 में, कि पूरे तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया था कि एक ही बीच में सेंटर में इंडिया में एक बीच में ही कंट्रोल हो। लेकिन फिर अब ये देख रहे हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें क्या किया गया कि अब डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। मतलब कि अब कंट्रोल जो है लोकल बॉडीज़ को देना शुरू कर दिया गया। जैसे कि पहले बंगाल में कंट्रोल पूरा एक स्थापित कर दिया गया था, लेकिन अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस अपना लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि इसने रिवर्स किया जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो शुरुआत हुई थी इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और जो अपना पूरा क्लाइमैक्स तक पहुंच गया था। मतलब जो फाइनल स्टेप हमने पढ़ा था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पूरा फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, तो इसको रिवर्स करना शुरू कर दिया गया था। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन जो था स्टार्ट, ये वर्ड जो है टर्म याद रखना पड़ेगा आपको, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसने क्या किया कि ये जो कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी को प्रोविंसेस में 1937 तक तो पूरे प्रोविंसेस में, मतलब पहले सेंट्रलाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया था, अब प्रोविंसेस को पावर अलग अलग दे दिया गया। प्रोविंसेस मतलब स्टेट समझ लीजिए अभी के हिसाब से। तो 1937 तक तो सभी पूरे
प्रोविंसेस को अपना कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी हो गया कि ऑटोनॉमस हो गया, तो अपने मतलब उनका स्व सरकार हो गया, अपना खुद का सरकार। आगे देखेंगे कि इसने 3 मतलब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी स्थापित करने का इसमें प्रावधान हुआ था कि कहाँ कहाँ, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में, जो कि 1862, 1866 और 1897 में बने थे। ये 3 ईयर्स भी याद रखना पड़ेगा आपको कि बंगाल में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था 1862 में, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाया गया था 1866 में, और पंजाब में बनाया गया था 1897 में। फिर आप ये जो अगला मैंने बताया, पहले ही बता दिया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम इससे शुरू किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था। पोर्टफोलियो जैसे अभी क्या कहा जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट के, इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, मतलब है मिनिस्टर हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है वो उनका पोर्टफोलियो होता है, वो उनका पहचान होता है कि ये इस डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो ये भी शुरू किया गया कि वाइसरॉय पोर्टफोलियो सिस्टम शुरुआत किया गया था कि वाइसरॉय के द्वारा ये रूल बनाया जाए कि वाइसरॉय जो अभी ये कहा जाता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट जो है रूल बना सकता है, आप आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शंस में कि प्रेसिडेंट रूल बना सकता है जो उससे कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस हो, किसका, काउंसिल का, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं पार्लियामेंट में वो अच्छे तरह से हों, उसके लिए वाइसरॉय रूल बना सकता है और कोई भी ऑर्डर निकाल सकता है कि इस तरह से किया जाए, इस तरह से काम किया जाए, तभी अच्छे से काम होगा, सुविधाजनक। तो ये पावर वाइसरॉय को उस समय ही दे दिया गया था 1861 एक्ट से, और पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया गया था। फिर इसमें जो अभी आप आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप इसमें मैंने लिखा भी आर्टिकल 123 में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग क्या होता है कि जब कोई दोनों लोकसभा या राज्यसभा हाउस सत्र में ना, मतलब सेशन में ना हो, जैसे बीच में बजट सेशन होता है, फिर बीच में गैप होता है, फिर मानसून सेशन होता है तो गैप होता है, जब गैप के बीच में या कभी कुछ कोई एडजर्न हो गए हैं दोनों हाउस, और गैप मतलब कोई हाउस फंक्शन नहीं कर रहा है, तब भी जो प्रेसिडेंट है वो कोई रूल लॉ निकाल सकता है, जिसको ऑर्डिनेंस उस समय कहा जाता है। और वो ऑर्डिनेंस का फंक्शन जो मतलब वैल्यू है वो सेम रहेगा जैसा एक कोई एक्ट बिल पास होता है, एक्ट बनता है। तो वो ये भी पावर जो वाइसरॉय को 1861 चार्टर एक्ट के तहत ही दे दिया गया था कि इमरजेंसी के समय में वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, जो कि सिमिलर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो एक्ट्स निकालते हैं उसकी तरह ही उसका भी वैल्यू होगा। तो ये इसका जो ऑर्डिनेंस का टाइम होता था, मतलब लाइफ होता था, वो 6 मंथ का होता है। 6 मंथ के पहले उसको 6 मंथ के पहले उसको दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, तभी वो फिर एक्ट बन पाएगा, लॉ बन पाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं चार्टर, हम लोग देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट हम लोग देखा था कि 1861 में आया था, फिर 1892 में आया था और 1909। तो अगला 1861 का हमने देख लिया, अब 1892 में देखेंगे कि इसने और भी एडिशनल मेंबर्स को, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, मतलब इंक्रीज बढ़ा दिया। और फिर इसमें लिखा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें भी उनका भी फंक्शन को मतलब बढ़ाया गया था, और बजट, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, बजट डिस्कस करने का पावर भी दिया गया था कि वो बजट को डिस्कस कर सकें, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। फिर अगला है कि कुछ और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने का प्रावधान किया गया था, किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसके द्वारा किया जाएगा, वाइसरॉय के द्वारा। और किसके द्वारा रिकमेंडेशन होना चाहिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव, 2 तरह के लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, जैसे अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एक सेंटर में होता है और हर स्टेट में होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं, जैसे राज्यसभा होता है उसमें नॉमिनेट किया जाता है, तो वाइसरॉय के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जा सकता था, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उसी तरह जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे, मतलब जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते, उस समय के प्रोविंस कहा जाता था, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर्स के द्वारा
अपॉइंट किया जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, और किसके रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। आप इसको पूरा अभी के हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग यही देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी बना है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लॉ बने हैं वो सब यही सब एक्ट से लिए गए थे। तो यही सब आधार था अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फीचर्स हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें भी नॉमिनेशन जो अभी भी नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर्स, स्पेशल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। और भी तो किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। हमने देख लिया प्रेसिडेंट को, जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो उस समय के वाइसरॉय थे। उसी तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ ही स्टेट्स में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, 6-7 स्टेट्स में ही हैं। तो वो उसका कौन करेगा? वो गवर्नर करेगा। और किसके रिकमेंडेशन में? जो स्टेट के जो मेन बोर्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है, यूनिवर्सिटीज़ होती है, ट्रेड एसोसिएशन होता है, जमींदार होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। आगे जो देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, फीचर्स ऑफ एक्ट हम लोग देखेंगे 1909, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्योंकि उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोर्ले थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इसने क्या किया गया था इस एक्ट में कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें 16 से बढ़ा के 60 सीधे कर दिया गया था मेंबर्स को। तो इसलिए ये कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को बढ़ाया गया था, दोनों सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो, दोनों के जो मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया था। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर्स हैं उनको सीधे 60 कर दिया गया था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उतना मतलब यूनिफॉर्मली तो नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें भी बढ़ाया गया था। अगला देखना है कि इसने क्या किया कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी को तो रहने दिया, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ किया गया। फिर आगे है कि इसमें क्या किया गया, जो उनके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शन थे उनको भी बढ़ाया गया कि वो अब कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी मतलब पूछ सकते हैं, रिजोल्यूशन बजट में भी पास कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो एक पहली बार क्या किया गया कि इंडियंस को एसोसिएट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, वाइसरॉय और गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे सबसे पहले इंडियन बने थे जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट हुए थे, ज्वाइन करने वाले। तो ये उनको लॉ मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 के तहत जो है इंडियंस को अपॉइंट किया गया था कि वो भी एसोसिएट हो सके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले इंडियन थे जिनको वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन करने का पहला मौका मिला और लॉ मेंबर बने थे। और इसमें सबसे जो ये मतलब याद किया जाता है इसी फीचर के कारण इस एक्ट को, इसने क्योंकि इसने मुस्लिम्स का एक समृद्ध एक रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व दिया था, मतलब इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था मुस्लिम को। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या करता है? इसमें होता है कि जो कोई एक जगह में अगर मान लीजिए मुस्लिम ज़्यादा हैं तो उसमें ही मुस्लिम लोग ही और से मतलब वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं, और उनको वोट से मुस्लिम लोग ही करेंगे। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये सब स्टेट PSCs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसमें जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था किसको? प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इसमें जो एक तो ये कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। और दूसरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट इंडियन जो ज्वाइन कर किए थे वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। आगे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उससे इस बार UPSC प्री में क्वेश्चन भी आया था कि इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, कि मॉन्टेगू जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे वाइस ऑफ इंडिया थे। तो इसमें क्या किया गया, पहली बार जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया कि ये सेंट्रल जैसे अभी माना किया जाता है कि ये कुछ लॉ जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सिर्फ सेंट्रल ही लॉ बना सकता है और कुछ पे स्टेट बना सकता है। तो इसलिए इस तरह से इसमें भी यहाँ से शुरुआत हुई थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है ऐसे सब्जेक्ट्स पे ही मतलब लॉज बना सकते हैं, और उसको अलग कर दिया गया था। ये सब्जेक्ट सेंट्रल लॉज की तरफ आएंगे और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में आएंगे। लेकिन तब भी जो गवर्नमेंट रहा था अभी भी जैसे सेंट्रलाइज और यूनिटरी होता है, उस समय भी सेंट्रलाइज और यूनिटरी रहा था। इसने और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे
जैसे अभी मैंने बताया मैंने कि सेंट्रल सब्जेक्ट हो गए थे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उनको भी और फर्दर डिवाइड कर दिया गया था, किसमें, दो भाग में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनको गवर्नर के द्वारा मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेट करना था, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स थे, जो भी विषय थे, चाहे जैसे मान लीजिए अभी के विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या डिफेंस हो, पुलिस हो, एग्रीकल्चर हो, तो ये सब जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स उस समय के थे, तो उसको कौन उस पर लॉ बना सकता था, गवर्नर बना सकता था, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बना सकता था, गवर्नर, जो, और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मिनिस्टर के जो उनको रिस्पॉन्सिबल थे। और दूसरे सब्जेक्ट्स थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, उसको भी गवर्नर उन पे लॉ बना सकता है, लेकिन किसके हेल्प से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेल्प से, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये समझने की चीज़ है, एक में आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट समझ लीजिए और एक में नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट समझ लीजिए। मतलब उन पे उसका आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी गवर्नर को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे, और रिजर्व सब्जेक्ट्स पे उनको जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह से इन्होंने DRK सिस्टम लाया था। DRK मतलब डबल रूल सिस्टम होता है, ये भी UPSC प्री में आ चुका है। DRK का सीधे सीधे मतलब पूछा गया था UPSC 2019 में। आगे आप देख रहे हैं इसमें बाई कैमरलिज्म सिस्टम और डायरेक्ट इलेक्शंस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बाई कैमरलिज्म क्या होता है कि जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, या स्टेट में भी, तो उसी तरह ये इसमें शुरू किया गया था कि बाई कैमरलिज्म शुरू किया गया था। तो उस समय जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको हटा के एक अपर हाउस शुरू किया गया। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। लेकिन जो दोनों हाउस में जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही चूज़ करना था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 1919 का। और इसमें से UPSC प्री में इस साल जो सवाल आया था वो है, ये आप देख रहे हैं, जो पॉइंट नंबर है, इसमें पूछा गया था कि इलेक्शंस को डायरेक्ट इलेक्शंस इसमें अलाउ किया गया था। अपना भी हम लोग देख लिए। इसमें जो वाइस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, जो उस वाइस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 6 मेंबर्स थे उसमें 3 मेंबर्स इंडियंस को होना चाहिए था। ये प्रावधान शुरू किया गया था कि 3 मेंबर्स इंडियंस होंगे वाइस और के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फिर आगे जो इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में, जो सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा के और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया, सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। तो ये क्वेश्चन आया था कि इसमें वोटिंग का अधिकार दिया गया था विमेन को, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें लिखा है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। फ्रेंचाइज देना मतलब कि वोट देने का अधिकार देना। तो इसमें सभी को नहीं दिया गया था, बस कुछ लोगों को दिया गया था, जो प्रॉपर्टी के आधार पे, टैक्स के आधार पे और एजुकेशन के आधार पे, मतलब जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, बड़े लोग होंगे, ज़मींदार होंगे, जो जो ज़्यादा टैक्स देते थे, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ही बस वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसमें कहा गया है कि एक नए ऑफिस का भी शुरुआत की गई थी, जिसको कहते हैं हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और उसको कुछ फंक्शन भी दे दिए गए थे जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। और अब से पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1926 में स्टार्ट किया गया था, उसके द्वारा सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया गया था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इंपॉर्टेंट है, 1926 में शुरुआत किया था। और इसमें जो पहली बार शुरू किया गया क्या, कि प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया सेंट्रल बजट से, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो स्टेट में, प्रोविंस में होते थे, उनको अपना अपना बजट इनेक्ट करने का उनको ऑथराइज कर दिया गया। और आगे एक स्टैचुटरी कमीशन बनाए गए कि वो जो भी रिपोर्ट तैयार करे हर 10 साल में, आगे ये इंक्वायरी करने के लिए। तो ये हमने देखा कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग किए गए, फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और फर्दर अलग किया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। और इसमें बाई कैमरलिज्म सिस्टम और DRK लाया गया, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम लाया गया है, इसमें वोटिंग का अधिकार दिया गया कुछ लोगों को, इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और लोगों को बढ़ा दिया गया, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को। इसमें प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट अलग कर दिया गया है। इसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एक बनाया गया अलग से।
तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला आप देख रहे हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो बहुत ही आप फेमस है, सुने होंगे, साइमन गो बैक। क्यों कहा गया था कि एक साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, लेकिन ये आना था 2 साल, मतलब 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही आ गया था 1927 में। और इसमें सभी 7 मेंबर जो थे वो मतलब ब्रिटिश थे, इसलिए इसका विरोध किया गया कि कोई भी मेंबर इंडियन नहीं थे। और ये क्या करना था, इसको इंडिया के बारे में रिपोर्ट तैयार करना था कि इंडिया का क्या कंडीशन है, इंडिया में कैसे लॉ और गवर्नमेंट होना चाहिए, और DRK सिस्टम अबॉलिश करना चाहिए कि नहीं, ये सब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए नहीं। तो ये जो इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में बताने के लिए इंडिया के लोगों को कैसे रूल किया जाए, तो उसमें एक भी इंडियन नहीं थे, ये सबसे गलत बात थी, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय को मतलब विरोध कर रहे थे, और उनको ब्रिटिश लोगों ने डंडा सर पे मारा था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे आप देख रहे हैं कम्युनल अवार्ड है। ये 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था किसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा गया। और इसका विरोध किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन कह रहे थे कि ये अलग करने का, ये अंग्रेज़ों का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ये एक और तरीका है, क्योंकि फिर इससे सभी लोग अपने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स में बढ़ जाएंगे, तो कम्युनल इसमें सांप्रदायिक भावना बढ़ जाएगी। और उन्होंने फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया था यरवदा जेल में, जो पूना में है। लेकिन उनको मनाया गया कि ये डिप्रेस क्लास के लिए अच्छा मौका है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए फिर जो अम्बेडकर जी हैं और मालवीय जी, उन्होंने उनसे इस पैक्ट में साइन कराया गया है कि कहा गया कि हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट तो रहेगा, लेकिन रिजर्व सीट दिया जाएगा डिप्रेस क्लास को। मतलब डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का फिर प्रावधान हटा दिया गया था, लेकिन उनके लिए रिजर्व सीट्स रहेंगे। फिर आगे देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये इसको मतलब जो ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसी से सबसे ज़्यादा ये फीचर्स लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला जो फीचर देख रहे हैं आप इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने का मतलब प्रावधान था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सभी प्रिंसली स्टेट्स तैयार नहीं थे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, जिसमें सभी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में, मतलब एक तरह से पूरा एक इंडिया, एक देश बनाया जाए, जिसमें सभी स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स होते थे कि जो प्रिंस के द्वारा, मतलब राजा महाराजा के द्वारा जो राज किया जाता था वैसे। तो ऐसा इसमें प्रावधान था कि ये एक्ट चाहता था, फीचर चाहता था कि सभी लोग मिल जाएं, एक स्टेट, एक इंडिया, एक कंट्री जैसा बन जाए, जिसमें सभी फेडरेशन हो, संघ हो। इसलिए इसमें जो पावर्स को उसको डिवाइड कर दिया गया था। फेडरल लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, फिर उसमें 59 आइटम्स है, फिर प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों लोग बना सकते थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेसिडोरी पावर्स जो था वो वाइसरॉय को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ चुका है, रेसिडोरी पावर जो था वो वाइसरॉय को दिया गया था। इसमें फिर आगे पॉइंट है कि इसने DRK सिस्टम जो प्रोविंसेस में थे वो ख़त्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्रोविंसेस को अपने तरह से रूल करने का उनको ये अधिकार दिया था। DRK जो था प्रोविंसेस में ख़त्म कर दिया था। DRK हमने देखा था कि अभी इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था, DRK का सिस्टम था जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, लेकिन अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का दिया गया था। ये वर्ड याद रखिएगा, इसलिए मैंने अलग से लिखा भी हुआ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो किसके द्वारा लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसमें जो DRK सिस्टम जो पहले प्रोविंसेस में थे, अब DRK सिस्टम इसको सेंटर में ला दिया गया, DRK एट सेंटर। अब आगे देख रहे हैं कि हम लोग इसमें बाई कैमरलाइज सिस्टम लाया गया 6 प्रोविंसेस। पहले जो 11 प्रोविंसेस टोटल थे, उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म सिस्टम लाया गया, जिसमें से कौन कौन लेजिस्लेचर थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। उनको बाई कैमरलिज्म बनाया गया, मतलब 2 हाउस इसमें बन गए, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस और एक लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया डिप्रेस क्लास को, जिसमें शेड्यूल कास्ट, वीमेन और लेबर आए थे। इसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश करके जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनाया था, हमने देखा था 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो उसमें एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसको
अब वो काउंसिल ऑफ इंडिया तो नहीं रहा, तो उनको एक टीम ऑफ एडवाइज़र दे दिया गया। इसमें जो फ्रेंचाइज मतलब कि जो वोट देने का अधिकार है उसको और बढ़ाया गया। इसमें अब जो टोटल पॉपुलेशन उसके 10% को वोटिंग राइट दे दिया गया था। उस समय जो टोटल पॉपुलेशन थे उसके 10% को वोटिंग राइट दे दिया गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक अगला पॉइंट है कि आरबीआई बनाने का 1935 में ही आरबीआई बनाने का एक प्रावधान शुरू किया गया, प्रोविज़न शुरू किया गया था कि जो कंट्रोल कर सके करेंसी और क्रेडिट के। और इसमें पहले हमने देखा था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था 1926 में। अब इसमें प्रावधान हुआ कि ना सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो बल्कि अब स्टेट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और कहीं तो कहीं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जाए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस को के लिए। और इसने एक फेडरल कोर्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है उसको सेटअप करने के लिए कहा गया 1937 में। अब आगे हम लोग देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये देखते हैं कि जो 20 फरवरी 1947 में ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया कि वो ब्रिटिश रूल जो है जून 30 जून 1948 तक ब्रिटिश रूल ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरा पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडियन हैंड्स को। लेकिन जब ऐसा हुआ तो मुस्लिम लोग एकदम भड़क गए, उन्होंने फिर पार्टीशन मांगना शुरू कर दिया कि हमको अब अलग देश चाहिए। तो इसलिए 3 जून 1947, जिसको माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा। 1946 में बन चुका था। तो यही लेकिन कहा कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो दोनों पार्ट्स में नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीग तैयार नहीं थे। इसलिए माउंट बैटन ने कहा कि एक अलग पार्टीशन प्लान बना दिया जाए, जिसको माउंट बैटन प्लान कहा जाता था। तो उसके तहत दो देश बना दिया जाए अलग अलग, जिसको और ये प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसको जल्दी तुरंत ही इमीडिएटली इफेक्ट देके, जो कि 3 जून 1947 के बाद तुरंत इफेक्ट देके उसको 15 अगस्त तक ख़त्म कर दिया गया कि 15 अगस्त में ही हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इसमें क्या क्या कि इसके फीचर्स क्या हैं कि इसमें ब्रिटिश रूल ख़त्म कर दिया गया और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सवर्न स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। सवर्न मतलब कि खुद पे उस पर कंट्रोल है, कोई और देश इस पर कंट्रोल नहीं है। और इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का मतलब बनाया गया, और जिनको एक अधिकार था कि वो अब कभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते थे। उनको अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनाया गया। और इसमें जो वाइसरॉय और सब होते थे, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय होते थे, उनको ख़त्म कर दिया उसका ऑफिस वाइसरॉय। अब गवर्नर जनरल एक हो गया, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल माउंट बैटन भी कहा जाता है, और इंडियन लास्ट गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। तो वो ब्रिटिश किंग के द्वारा ही अपॉइंट होगा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। और इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे, और कोई भी इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट बनाया गया था वो उसको हटा सकते थे। और इसमें अगला प्रावधान है, फीचर है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो उनको और पावर दिया गया कि वो सभी जो टेरिटरीज़ हैं उनके ऊपर वो अपना मतलब एक्ट बना सकें, कानून बना सकें। और जो भी आगे जो ब्रिटिश के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट पास हुआ था वो 15 अगस्त 1947 के बाद वो इंडिया पे लागू नहीं होगा। इसमें हमने देखा कि ऊपर वाइसरॉय के ऑफिस को भी ख़त्म कर दिया गया, तो आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को भी ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसी तरह जो प्रिंसली स्टेट्स पे इंडियन का कब्ज़ा था, मतलब ब्रिटिश का कब्ज़ा था, उसको भी ख़त्म करने का प्रावधान हुआ। और प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजा महाराजा के द्वारा जो कंट्रोल किया गया जाता था, उनको भी आज़ादी दी गई कि वो या तो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। वो ना किसी के मतलब ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ, उनकी मर्ज़ी, वो अलग भी आ सकते हैं। और जो ब्रिटिश मोनार्क जो उनके राइट थे रिजर्वेशन मतलब वीटो पावर, और सब ब्रिटिश मोनार्क का अब सब ख़त्म ही हो गया, क्योंकि अब देश पूरे इंडिया के हाथ में आ गया था। तो इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको मेन हेड कहा दिया गया कि ये पूरे इंडिया के हेड हैं, और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे। उनको किसके एडवाइस पे बनाया गया था, मतलब उनके जो हर स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनके ही एडवाइस पे बनाया गया था। और एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसको ख़त्म कर दिया गया। और
इसने जो सिविल सर्विस अपॉइंट किया जाता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, जो वहाँ ब्रिटिश इंग्लैंड से अपॉइंट होते थे वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से कहा जाता है जो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था भाषण 15 अगस्त को, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट of 14 to 15 August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन स्टेट इंडिया के बनाए गए थे, और जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जो कंस्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बना था वही पार्लियामेंट बन गया हमारे। और आगे जो है ये देख रहे हैं आप, इंटरिम गवर्नमेंट एक 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बन गया था बीच में, उसके जो ये मेंबर्स हैं उन सब आप कुछ नाम याद रखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि रेलवेज़ और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर पहले इंटरिम गवर्नमेंट में असफ अली थे, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, और जवाहरलाल नेहरू तो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस में थे ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, जॉन मथाई जो है इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई थे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह जब मेन कैबिनेट फर्स्ट कैबिनेट बनाया गया 1947 में, तब मेंबर्स कौन कौन थे उसके, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस में बने थे, साइंटिफिक रिसर्च बने थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट मिनिस्टर बने थे। इसमें आप कुछ और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये PCS में आ चुका है। जॉन मथाई को फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर बने थे, ये भी आ सकता है। सनमुगम चेट्टी को जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, B.R. अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, जगजीवन राम फर्स्ट लॉ लेबर मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे, राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे, C.H. भाभा जो है कॉमर्स मिनिस्टर थे, और ये सब आप याद रखिए। तो ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।